नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कल ईद का त्यौहार गुजरा है। कल छुट्टी का दिन था, लेकिन मैं दफ्तर में था। बट अनफॉर्चुनेटली क्या कहूँ, मतलब हमारे जो सीनियर कैमरा पर्सन है विनोद शिकारपुरी जी, उनकी भी छुट्टी थी, तो शूट करने का इंतज़ाम नहीं हो पाया। मैं मतलब आज तक का जो प्रोग्राम है वारदात, उसके काम के सिलसिले में दफ्तर में हाजिर हुआ था। मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों के सामने भी हाजिर हो जाऊं, लेकिन हो नहीं पाया। कल दफ्तर में रहते हुए भी नहीं कर पाया। कैमरा नहीं था, मतलब कैमरा पर्सन नहीं थे, ये एक वजह रही। तो खैर, कैमरा तो था, कैमरा पर्सन नहीं थे। तो आइए आज आप लोगों को एक कत्ल की कहानी सुनाता हूँ, बताता हूँ। और इस कहानी में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, कई चौंकाने वाले एलिमेंट्स हैं। जब आप सुनेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी, और कैसे ये केस खुला आपको ये भी सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले का है। बदायूं ज़िले में गांव पड़ता है जिसका नाम है हाशिमपुर। इस हाशिमपुर गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था मुस्कान। मुस्कान काफ़ी खूबसूरत लड़की थी, बहुत ही अच्छी दिखती थी वो, और वो पेशे से एक स्टेज डांसर थी। यानी नौटंकियों में और इस तरह के पब्लिक फंक्शंस में वो डांस किया करती थी फिल्मी गानों पर, और उसके बदले में उसे जो रुपए पैसे मिलते थे उससे उसका गुजर बसर चलता था। मुस्कान डांसर के तौर पर अच्छा काम कर रही थी, और अब तो आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया में भी उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स थे और रील्स और वीडियोस वो अक्सर डाला करती थी। इसी तरह एक स्टेज शो में वो परफॉर्म कर रही थी। वहाँ पर एक शख्स, एक आदमी मौजूद था जिसका नाम था रिजवान। वो दर्शकों में था। रिजवान जो है लगातार मुस्कान को एकटक घूरे जा रहा था, देखता जा रहा था। हालांकि वहाँ मौजूद सारे लोग डांसर्स को घूरते ही हैं, देखते ही हैं, लेकिन रिजवान की निगाहें कुछ और थी। उसकी नज़र नहीं हट रही थी। इस बात का एहसास स्टेज पे डांस करते करते मुस्कान को भी हुआ, और मुस्कान को लगा कि भाई कुछ तो बात है कि ये आदमी मुझे इस तरह से घूर रहा है। डांस जैसे ही ख़त्म हुआ, रिजवान उसके पास पहुंचा, और रिजवान ने उसकी खूबसूरती की, उसके मूव्स की, डांस की बड़ी जमकर तारीफ़ की। अब तारीफ़ ऐसी चीज़ है, मेरा एक दोस्त कहा करता है, मजाक में ही कहा करता है, लेकिन इस बात में दम है। वो कहता है कि प्रशंसा की चाशनी में हर कोई घुलनशील है। मतलब तारीफ़ वो चीज़ है जिसका शीरा, जिसका रस ऐसा होता है जिसमें हर आदमी जो है वो डाइल्यूट हो जाता है, घुल मिल जाता है। और किसी कलाकार को जब आप तारीफ़ करते हैं उसके सामने, तो फिर वो ज़्यादा ही इम्प्रेस होता है। तो इस मामले में जो मुस्कान थी वो बहुत इम्प्रेस हो गई, और रिजवान ने उसकी तारीफ़ की। और इसके बाद हुआ ये कि अब मुस्कान जहाँ जहाँ भी डांस का प्रोग्राम करने जाती, रिजवान वहाँ ज़रूर पहले से हाजिर होता, और तकरीबन पहले पंक्ति में वो या तो बैठा होता या खड़ा होता, लेकिन उसकी हाज़िरी वहाँ ज़रूर होती। एक तरह से देखा जाए तो रिजवान मुस्कान का दीवाना हो चुका था, और पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उसे परेशान नहीं कर रहा था। बहुत कॉर्डियल बातचीत होती थी, और एक फ़ैन के तौर पर वो लगातार मुस्कान के साथ साथ था। बातों बातों में मुस्कान को पता चला कि रिजवान पहले से ही शादीशुदा है, और न सिर्फ शादीशुदा है बल्कि उसकी पत्नी ग्राम प्रधान भी है। तो देखा जाए तो रिजवान जो है वो ग्राम प्रधान का पति था, बाल बच्चेदार भी था। लेकिन रिजवान ने ये सब कुछ होते हुए भी मुस्कान से एक रोज़ शादी का प्रस्ताव दिया। अब मुस्कान जो है वो एक ऐसे पेशे में थी जिसमें लोग उस पेशे में रहने वाली महिलाओं की, लड़कियों की तारीफ़ तो करते हैं, लेकिन उन्हें आम तौर पर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। यहाँ पर भी हमारे समाज में एक डबल स्टैंडर्ड है। तो मुस्कान को जब रिजवान ने शादी का ऑफ़र दिया और कहा कि मैं सीरियस हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, तो मुस्कान से रहा नहीं गया। उसने कहा ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, चलो शादी कर लेते हैं। दोनों के बीच में अफेयर चल ही रहा था, और फाइनली मुस्कान ने और रिजवान ने शादी कर ली। रिजवान को घर वालों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, तो उसने चोरी छुपे शादी की पहले, और बाद में ये खबर जो है वो घर वालों को पता चल गई। ऐसी चीज़ें छुपती नहीं हैं। लेकिन जब घर में पहले से एक बीवी मौजूद है, और बीवी भी ऐसी जो ग्राम प्रधान है, तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ तो ठौर होगी, कुछ तो उसका से होगा।
तो मुस्कान जो है कभी रिजवान के घर यानी अपने असली ससुराल जो है नहीं आ पाई। मुस्कान अलग रहती थी और रिजवान की जो पहली बीवी है वो अपने ससुराल में अलग रहती थी परिवार के साथ। तो अब रिजवान जो है वो दोनों जगह उसका आना जाना था। कभी वो मुस्कान के पास रहता, कभी अपने घर में अपनी पहली पत्नी के साथ रहता, और ये सिलसिला चलता रहा। कई बार ऐसा भी होता कि रिजवान महीनों मुस्कान के साथ है, फिर उसके बाद महीनों अपने घर चला गया। मर्जी का मालिक था। और मुस्कान अब डांस के शोज़ जो है वो कम करने लगी थी, क्योंकि रिजवान उससे कहता था कि अब तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं, हमसे तुम्हारी शादी हो गई, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। शादी हो गई तो एक संतान भी हुई, एक बेबी भी हुआ, और उसकी परवरिश भी जो है वो रिजवान करता रहा। तो मुस्कान जो है वो सेकंड वाइफ थी, और सेकंड वाइफ के तौर पर ही वो अपनी ज़िंदगी जी भी रही थी। उसकी भी कुछ हसरतें थी, ख्वाहिशें थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन ज़िंदगी फिर भी चल रही थी। लेकिन इस लव स्टोरी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया इसी साल 19 फरवरी के दिन। 19 फरवरी के रोज़ अपने पति के रोकने टोकने के बावजूद, रिजवान के मना करने के बावजूद, मुस्कान ने एक डांस शो के लिए हामी भर दी थी और उसे 19 फरवरी को उस डांस प्रोग्राम में परफॉर्म करने के लिए जाना था। वो 19 फरवरी की शाम को घर से निकली। डांस शो में वो गई या नहीं गई ये तो पता नहीं, लेकिन इसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आई, वापस नहीं आई। अब मुस्कान के घर वाले परेशान हुए। पहले उन्होंने पता किया कि डांस का प्रोग्राम कहाँ पर था, वहाँ जाके जानकारी जुटाई, लेकिन मुस्कान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लोग बहुत बेचैन हो गए। वो अपने तौर पर ढूंढते रहे। जितने लोगों को भी मुस्कान जानती थी, जिनसे भी उठना बैठना था, सब से पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मुस्कान का जो पति है, चूंकि रिजवान, वो चूंकि हमेशा मुस्कान के साथ नहीं रहता था, तो इसीलिए उसके पति को भी जो है मुस्कान की गुमशुदगी की कोई जानकारी नहीं थी। जब उसे पता चला कि मुस्कान घर से निकली थी और वापस नहीं आई, वो डांस प्रोग्राम करने के लिए गई थी, तो वो भी बहुत परेशान हुआ। वो भी पुलिस स्टेशन पहुंचा। लेकिन उससे पहले मुस्कान के एक मामा हैं जो अपनी भांजी के लिए ज़्यादा फिक्रमंद थे। उन्होंने बदायूं के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनकी भांजी मुस्कान जो है वो 19 फरवरी से गायब है। पुलिस ढूंढती रही 19 फरवरी के बाद, मतलब 20, 21, 22 ढूंढती रही, लेकिन मुस्कान का कोई पता नहीं चला। अब जब पुलिस मुस्कान को ढूंढ रही थी तो घर वालों से पूछताछ भी कर रही थी, खासकर उसके पति रिजवान से भी पूछताछ कर रही थी। रिजवान लगातार पुलिस के सारे सवालों का जवाब भी दे रहा था और बहुत वो परेशान था। पुलिस के साथ साथ वो कई जगहों पर गया भी मुस्कान को ढूंढने के लिए। आफ्टर ऑल, भले सेकंड वाइफ हो, दूसरी बीवी हो, लेकिन थी तो बीवी, क्लोज रिलेशन में थे। तो ऐसे में रिजवान का भी फ़र्ज़ बनता था। तो रिजवान ने एक पति होने का फ़र्ज़ जो है वो पूरी शिद्दत से निभाया, और पुलिस जो है उसके उस एफर्ट से काफ़ी कन्विंस्ड भी थी कि हाँ, रिजवान भी उसको ढूंढ रहा है। लेकिन इस बीच रिजवान अचानक जेल चला गया। हुआ ये कि रिजवान पर कुछ पुराने आपराधिक मुकदमे चल रहे थे और उन केसेस में वो ज़मानत पर था। लेकिन अचानक रिजवान को न जाने क्या हुआ, उसने उन केसेस में अपनी ज़मानत जो है वो तुड़वा ली, रद्द करवा ली, और वो कोर्ट में उसने सरेंडर कर दिया और कहा कि मेरे ऊपर ये जो पुराने केसेस हैं मैं सरेंडर कर रहा हूँ, और अपने आप को उसने अदालत के हवाले कर दिया, पुलिस के हवाले कर दिया। अब जब कोई सरेंडर करे तो इसके बाद अगर आप बेल मांगते हैं, ज़मानत मांगते हैं, फिर तो आपको नए सिरे से ज़मानत मिल सकती है। लेकिन अगर आप सरेंडर करने के बाद किसी मामले में आप वांटेड हैं, ज़मानत की अर्जी ही नहीं देते हैं, तो फिर आपका ठिकाना क्या होता है? जेल। तो ये जो रिजवान है उसका अब नया ठिकाना बन गया जेल। एक तरफ पत्नी जो है वो गायब हो चुकी थी और पति देव जो हैं वो पुराने मामले में गिरफ्तार होकर जेल चले गए। और इसके लिए ये जो रिजवान है, एक तरह से देखा जाए तो वो खुद ही जिम्मेदार था, क्योंकि वो खुद ही शायद जेल जाना चाहता था कि वो उसने सरेंडर कर दिया, ज़मानत की अर्जी भी नहीं डाली। इसके बाद वो जेल चला गया। वो कम से कम 10-15 दिनों तक जेल में रहा और फिर इसके बाद वो जेल से ज़मानत उसको फिर मिली और वो बाहर आ गया। इस बार जब बाहर आया तो मुस्कान की गुमशुदगी की कहानी में एक बड़ा मेजर ट्विस्ट आया। वो मेजर ट्विस्ट ये था कि पुलिस सीधे पहुंची रिजवान के घर और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, दबोच लिया। रिजवान हक्का बक्का। रिजवान कहने लगा, साहब क्या बात हो गई, मैं अभी तो जेल से लौटा हूँ,
बोला नहीं, जेल ही तुम्हारा सही ठिकाना है, तुम गलत बाहर आ गए हो, तुम्हें अंदर ही जाना चाहिए। उसने कहा क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? वो तलखी में आ गया। पुलिस वालों ने कहा कि देखो, हमें सब पता है कि मुस्कान की गुमशुदगी के पीछे तुम हो और तुमने मुस्कान की जान ली है। ये सुनते ही रिजवान के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, पसीने आने लगे। रिजवान ने पूछा आपके पास क्या सबूत है? पुलिस ने कहा सबूत हमारे पास है, हम तुम्हें उस जगह पर लेकर चलेंगे जहाँ तुमने मुस्कान की लाश दफनाई है। इसके बाद पुलिस ने कुछ ऐसी बातें बताई कि रिजवान को अपना जुर्म कबूल करना पड़ा। इससे पहले कि पुलिस उसे लेकर जाती, रिजवान ने कहा ठीक है साहब, मैं ही आपको लेकर चलता हूँ। उसके बाद रिजवान अपने साथ पुलिस वालों को बदायूं में ही एक रनऊ नाम का एक गांव है, उस गांव के बाहरी इलाके में खाली ज़मीन, जिसे परती भूमि भी कहते हैं, खाली ज़मीन, वहाँ पर वो लेकर गया और वहाँ एक जगह इशारा करके उसने दिखाया कि यहाँ पर मुस्कान दफन है। उस जगह की मिट्टी जो है वो अभी भी भुरभुरी थी, कच्ची थी। पुलिस ने वहाँ खुदाई शुरू की कुदाल फावड़े से, लेकिन कुदाल फावड़े की खुदाई से काम नहीं चलने वाला था, काफ़ी ज़्यादा गड्ढा था। जेसीबी मशीन मंगवाई गई और जेसीबी मशीन ने खोदना शुरू किया। तकरीबन 7 फीट गहरा गड्ढा वहाँ खोदा गया और आखिरकार मुस्कान की लाश उस गड्ढे से बाहर निकली। ये घटना जो है ये है 30 तारीख की, 30 मार्च की, यानी तकरीबन महीने, या ये भी कह सकते हैं कि तकरीबन 1.5 महीने बाद मुस्कान जो गायब हो गई थी वो 7 फीट गहरे गड्ढे से बाहर निकली और लाश की शक्ल में, लाश की सूरत में बाहर निकली। पुलिस अब रिजवान को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। रिजवान से पुलिस ने पूछा कि अब ये बताओ कि तुमने मुस्कान की हत्या क्यों की और कैसे की। क्यों की का जवाब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप ये जानिए कि मुस्कान की हत्या हुई कैसे। 19 फरवरी की रात को जब मुस्कान अपने डांस परफॉर्मेंस के लिए जाना चाहती थी तो रिजवान ने उसे कहा कि चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। रिजवान हालांकि उस पर बहुत पाबंदियाँ लगाया करता था, उसे जाने नहीं देता था, लेकिन आज जो है उसने मुस्कान के लिए हामी भरी थी। उसने मुस्कान को अपनी स्कूटी पर बिठा लिया और हाशिमपुर गांव से निकल गया। अभी वो गांव रनऊ के रास्ते पर था, हाशिमपुर से होता हुआ। तभी रास्ते में एक शख्स ने लिफ्ट के लिए इनको हाथ दिखाया। ये स्कूटी पर थे रिजवान और मुस्कान पीछे बैठी हुई थी। ये जो आदमी था ये रिजवान का जानकार था। रिजवान ने उसे देखते ही पहचान लिया और मुस्कान से कहा कि ये मेरा दोस्त है, प्लीज़ इसे भी स्कूटी में बिठा लो अगर तुमको कोई एतराज़ ना हो तो मुस्कान ने कहा हाँ मुझे क्या एतराज़ है, जब आपके दोस्त हैं तो बैठ जाएं। ये जो आदमी था, कायदे से आमतौर पर हमने देखा है गांव देहात में जब किसी 2 व्हीलर में कोई महिला होती है तो वो महिला जो है वो सबसे पीछे बैठती है, क्योंकि महिला की एक गरिमा होती है। ऐसा नहीं कि 2 मर्दों के बीच में कोई महिला बैठ के चली जा रही है, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा उल्टा था। रिजवान ने अपने उस जानकार को, अपने दोस्त को अपनी स्कूटी में सबसे पीछे बिठाया, यानी खुद रिजवान ड्राइव कर रहा था, स्कूटी चला रहा था, बीच में उसकी बीवी मुस्कान बैठी थी और सबसे पीछे उसका वो दोस्त बैठा। वियर्ड था थोड़ा, पता नहीं मुस्कान इस चीज़ के लिए कैसे राज़ी हुई होगी, लेकिन या हो सकता है उसकी रजामंदी ली ही ना गई हो। रात के अंधेरे में स्कूटी आगे बढ़ी और थोड़ी दूर जैसे ही आगे बढ़ी और ये लोग पहुँचे गांव रनऊ के बाहरी वाले इलाके में, पीछे बैठे शख्स ने मुस्कान के ही दुपट्टे से उस चलती स्कूटी में उसके गले में फंदा लगाकर उसे घोंट दिया और इतनी ज़ोर से, इतनी ताकत से उसने मुस्कान के गले में वो फंदा कसा कि मुस्कान को हिलने तक का समय नहीं मिला, रेसिस्ट करने तक का समय नहीं मिला। स्कूटी रोक दी गई और उसके बाद रिजवान ने भी जो है मुस्कान को ओवर पावर किया, उसके हाथ वाथ पकड़ लिए। इस तरह से इन 2 लोगों ने मिलकर मुस्कान को सुनसान, बियावान, अंधेरे जगह पर गांव के बाहर मौत के घाट उतार दिया। रनऊ गांव में जिस जगह पर यह हत्या हुई उससे थोड़ी ही दूरी पर रिजवान ने पहले ही इस आदमी और इसके अलावा एक और आदमी की मदद से तकरीबन 7 फीट का एक गहरा गड्ढा एक सुनसान जगह पर खुदवा कर रखा था, क्योंकि ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड मर्डर था। रिजवान ने और उस आदमी ने, तब तक वो तीसरा आदमी भी आ गया, 3 लोगों ने मिलकर मुस्कान की लाश को उस 7 फीट गहरे गड्ढे में डाला रातों रात और उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसे पूरी तरह से शट कर दिया, दफन कर दिया और मुस्कान की लाश को वहीं गांव के बाहर दफना करके वहां से फरार हो गए। किसी को दूर दूर तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, कोई खबर नहीं हुई। मिट्टी भुरभुरी ज़रूर थी, लेकिन
आज के ज़माने में इतना कौन नोटिस करता है। हो सकता है लोगों को लगा होगा कि मिट्टी की खुदाई करके कुछ लोग ले गए होंगे, मिट्टी कोई काम आई होगी। किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि इसके नीचे कोई इंसान दफन भी हो सकता है। और रिजवान को पूरा यकीन था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन और पकड़ा गया भी नहीं था जब शुरुआती तफ्तीश हुई तो। लेकिन इस मामले में जब तफ्तीश आगे बढ़ रही थी और रिजवान अचानक जेल चला गया, तब पुलिस को पहली बार उस पर शक हुआ। पुलिस ने अब मुस्कान के जो घर वाले हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, भाई हैं, उनसे पूछताछ की और तब उन लोगों ने भी रिजवान पर शक जताया और कहा कि रिजवान की अक्सर हाल के दिनों में मुस्कान से लड़ाइयाँ होने लगी थी। घर वालों से पुलिस ने पूछा कि लड़ाई की वजह क्या थी, तो ये बताया कि रिजवान जो है वो मुस्कान पर बड़ी पाबंदियां लगाता था। उसे उसकी जो ब्रेड एंड बटर है, नाचना गाना, उस चीज़ से भी उसने रोक लगा दी थी। प्लस मुस्कान जो है डांस करना पसंद करती थी, तो उसे डांस भी नहीं करने देता था। तो मुस्कान दुखी रहती थी और उसे महीने भर में सिर्फ 10,000 रुपये अपने और अपने बच्चे की परवरिश के लिए वो देता था और ये रुपए जो है नाकाफ़ी होते थे। मुस्कान उससे ज़्यादा रुपए यानी तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये हर महीने मांगती थी, लेकिन वो देता नहीं था। एक पति होने का फ़र्ज़ वो नहीं निभा रहा था। इस बात को लेकर उनमें लड़ाइयाँ होती थी। पुलिस को जब ये सारी बातें पता चली, इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाती, रिजवान ने अपना बेल, अपनी ज़मानत जो है वो ख़त्म करवा ली और वो पुराने केस में जेल चला गया। अब पुलिस को पूरी तरह यकीन हो गया कि ये इसीलिए जेल गया है क्योंकि ये गुनहगार है और इसे डर लग रहा है। लेकिन पुलिस ने इस बात का कोई एहसास जो है वो रिजवान को होने नहीं दिया। लेकिन जब रिजवान बाहर निकला तो पुलिस उसके स्वागत में खड़ी थी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बार जब रिजवान से पूछताछ हुई तो जुर्म तो वो कबूल ही चुका था, उसकी निशानदेही पर लाश भी बरामद हो चुकी थी। मोटिव के बारे में जब पूछा तो उसने बताया कि उसे मुस्कान का नाचना गाना बिल्कुल पसंद नहीं था और इसीलिए वो इस पर पाबंदी लगाया करता था। इस बात को लेकर भी लड़ाई होती थी और हाल के दिनों में ये मुस्कान जो है वो 40,000 रुपये अपने गुजारे के लिए अपने पति रिजवान से मांगा करती थी और रिजवान इतने पैसे देने की हालत में नहीं था। इस बात को लेकर भी उनमें आपस में कहासुनी और लड़ाइयाँ हुआ करती थी और इसी वजह से ऊब कर, और एक तरह से तो वो दो पत्नियों के बीच में पिस भी रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है पहली पत्नी भी इस चीज़ को पसंद तो करेगी नहीं कि उसके पति का कोई दूसरी बीवी हो, तो वहाँ पर भी एक कॉन्फ्लिक्ट था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अब रिजवान जो है उसका प्यार मुस्कान के प्रति ख़त्म हो चुका था और वो मुस्कान को ठिकाने लगाना चाहता था। उसने अपने 2 जानकारों, इन्हें आप दोस्त भी कह सकते हैं, गुर्गे भी कह सकते हैं, उनसे बातचीत की और उनसे वादा किया कि वो 70 हज़ार रुपये इन दोनों लोगों को देगा। प्लानिंग के मुताबिक उन्होंने पहले ही जो है मुस्कान के कत्ल के लिए कब्र खोदकर तैयार कर लिया और उस मौके का इंतज़ार करने लगा। 19 फरवरी को वो मौका आया जब मुस्कान एक डांस शो में जाना चाहती थी। रिजवान उसे खुद लेकर जाने की बात उसने कही, स्कूटी पर बिठाया और ले जाकर कत्ल कर दिया। तो ये थी एक दर्दनाक कहानी एक डांसर की, जिसे अगवा करके खुद उसके पति ने मौत के घाट उतार दिया और लाश तकरीबन महीने भर बाद बरामद हुई। ये कत्ल का एक ऐसा मामला था जिसमें कत्ल करने से पहले कातिलों ने लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी कर ली थी और 7 फीट गहरा गड्ढा खोद कर, एक तरह से देखा जाए तो पूरी की पूरी कब्र तैयार कर वो लाश का इंतज़ार कर रहे थे। ये थी पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका नज़रिया क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो पिछली स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से बेंगलुरु में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसकी बॉडी जो है वो बाथरूम में छोड़कर वो फ़रार हो गया पुणे। ऐसे आप लोगों को उस केस से जुड़ा एक अपडेट भी और बता देता हूँ। उस मामले में जो हत्या हुई थी तो ये एज्यूम किया जा रहा था, जो कत्ल का आरोपी है राकेश खेड़ेकर, उसने अपनी पत्नी गौरी सांब्रेकर की जो हत्या की थी उसमें ये बताया जा रहा था कि उसने गौरी को चाकू मारने के बाद उसकी मौत हो गई और उसकी लाश को सूटकेस में भरकर वो ले जाना चाहता था, लेकिन ले नहीं जा पाया तो बेंगलुरु के किराए के मकान में छोड़कर वो फरार हो गया। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और तफ्तीश में ये बात साफ हुई है कि चाकू मारने के बाद उसने गौरी को यानी अपनी पत्नी को मरा हुआ समझा था, लेकिन गौरी तब भी जिंदा थी और उसे जिंदा ही इस आदमी ने धोखे में उस सूटकेस के अंदर भर दिया था। तो ये थी पूरी कहानी। ये उस दिन की बात मैं बता रहा हूँ। आज जो कहानी थी वो मैंने आप लोगों को सुना दी। आइए जो कमेंट्स मेरी प्रीवियस स्टोरी पर आप लोगों ने किए हैं, कुछ लोगों के कमेंट्स में पढ़ता हूँ। भूराराम ने कहा है कि सर आज आप बिल्कुल दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के वकील लग रहे हो। थैंक यू वेरी मच। हो सकता है मैंने वो ब्लैक कोट पहना हुआ हो और पता नहीं अंदर कौन से कलर की शर्ट थी। हाँ, वाइट ही है।
या वाइट जैसा कुछ कलर है, तो इसीलिए वकील लग रहा हूँ, ऐसा कह रहे थे। थैंक यू वेरी मच भूराराम जी इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। रोहित राणा ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा कि आपकी स्टोरी क्राइम तक के पेज पर एकदम एंड में होती है, पूरा पेज छान मारना पड़ता है और ये भी लोगों का प्रॉब्लम होगा, आप इस पे काम करो और वीडियो थोड़ा ऊपर डालो। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। नेहा महतो ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। नेहा महतो के नाम से मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ, गेस कर सकता हूँ कि शायद इनका ताल्लुक झारखंड, बिहार, बंगाल या फिर छत्तीसगढ़ से हो। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि रोज़ वीडियो डालना है मुझे, तो ठीक है, मैंने उसके लिए तो खैर कहा है कि मैं रोज़ वीडियो अब डाला करूँगा। लेकिन बीच में जैसा मैंने आपको कहा था कि ईद की छुट्टी थी, उस दिन मैंने ये कहा था कि अगर मैं ऑफिस आऊँगा तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ऑफिस आया था लेकिन हमारे कैमरा पर्सन नहीं थे, तो मैं अपलोड नहीं कर पाया। सिंगापुर बिल्ड्स के नाम से एक आईडी है, लिसनिंग फ्रॉम सिंगापुर, उन्होंने लिखा है। अनिल शाक्य ने कमेंट किया है, फरीदाबाद से हमारे लिसनर हैं। वसुदेव महतो ने कमेंट किया है और उन्होंने भी वही लिखा है कि भाई वीडियो आप रोज़ क्यों नहीं डालते हैं। हस्की इन्फो के नाम से एक आईडी है, ये कहानी शम सर ने सुनाया था और इसने अलग सुनाया, इन्होंने कहा। चलिए ठीक है हस्की साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रीना राज लव के नाम से एक आईडी है, थैंक यू वेरी मच। परूप श्रेष्ठा जी का कमेंट है, विजेंद्र सिंह जी का कमेंट है, सुरिंदर कौर, इन्होंने शम सर से बात करवाने की बात कही है। चलिए मैं शम सर को आपका ये मैसेज कन्वे कर दूंगा। रही बात करने की बात, तो अगर वो मुझे कहेंगे कि हाँ वो बात करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स मैं उनका नंबर या तो आपको शेयर करूंगा या फिर आपका नंबर मैं ले लूँगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। आप अपना नंबर तो कमेंट बॉक्स में लिख ही दीजिए, मैं उनको दे दूंगा अगर आप बात करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ ईमेल अगर चाहते हैं तो ईमेल आईडी बहुत सिंपल है, shams.khan@aajtak.com, AAJTAK, बहुत सीधा सिंपल सा नाम है। तो आप इस ईमेल पर शम सर को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अमृत जी का भी कमेंट है, उदय मंडल का कमेंट है और शून्य थे शुरू नाम की एक आईडी है बांग्ला में, उनका भी कमेंट है। बहुत सारे और लोगों ने कमेंट किया, सारे लोगों के नाम और कमेंट से एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। आज थोड़ी वक्त की पाबंदी भी है, विनोद सर सामने आकर खड़े हो गए हैं, वो चाहते हैं कि मैं इसे कंक्लूड करूं। तो फिलहाल आज इतना ही, फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।